सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन जारी है। पहाड़ों का मलबा लगातार गिर रहा है और आपको ये भी बताएं कि रुद्रप्रयाग में देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में मलबा लगातार गिर रहा है। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है इस लैंडस्लाइड की वजह से, मलबा गिरने की वजह से, और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए। आप पहाड़ी से कैसे मलबा गिर रहा है और कैसे बद्रीनाथ हाईवे इस वजह से बंद हो गया है। लगातार मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद, और ये दोनों ही तस्वीरें एक्सक्लूसिव। मूसलाधार बारिश हो रही है रुद्रप्रयाग में, देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके कारण बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में मलबा लगातार गिर रहा है। और एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से भी है। बदहाल सड़क के कारण ट्रक फंसा हुआ है। मुनस्यारी रोड पर गिरनी बैंड में ट्रक फंसा हुआ है और ट्रक फंसने से कई अन्य गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। बड़ी खबर, ट्रक फंसने से दूसरी कई गाड़ियां पीछे फंस गई हैं, जाम लग गया है। ये मुनस्यारी रोड की खबर, और ये देखिए आप मुनस्यारी रोड की तस्वीरें भी। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, बदहाल सड़क के कारण ट्रक फंसा हुआ है और उसके पीछे कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। मुनस्यारी रोड पर गिन्नी बैंड में ये ट्रक फंसा हुआ है और कई गाड़ियां इसके पीछे खड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। और इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हादसे की खबर है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है और भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। बादल फटने से हालात गंभीर हैं, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये देखिए आप, कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है, भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है वहां पर, और तस्वीरें आप देख लीजिए। बादल फटने के बाद हालात कैसे गंभीर हैं, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें, मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है और उसके बाद का आप दृश्य देख लीजिए। उसके बाद का मंजर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बाढ़ आ गई है भारी बारिश के चलते बादल फटने की वजह से, और 4 लोग लापता। बड़ी खबर हिमाचल से, कुल्लू से खबर, बादल फटा, भारी बारिश और बाढ़ से हालात पैदा हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और उनके दौरे से पहले आज वाराणसी किले में तब्दील हो गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ एसपीजी कमांडोज की तैनाती होगी। पीएम के आगमन से एक दिन पहले यानी आज पुलिस की ब्रीफिंग भी होगी और साथ साथ पूरे शहर को भी सजाया जाएगा। और साथ में आपको ये भी बताएं कि 5 जुलाई को सीएम योगी भी वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने भी पीएम के काशी दौरे से पहले तैयारियां देखी थी। कल प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। आज किले में तब्दील की जा रही है काशी और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस को ब्रीफ भी किया जाएगा कि क्या और कैसे उन्हें सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, व्यवस्थाएं संभालनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किले में काशी तब्दील कैसे हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर रहेंगे और इसी वजह से किले में तब्दील हो रही है काशी। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है काशी में। एसपीजी, वैसे एसपीजी प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले जहां जहां उनको जाना होता है उसको कवर कर लेती है, उसको अपने कब्जे में ले लेती है, तो एसपीजी तैनात है। आज पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग भी की जाएगी, अफसरों की ब्रीफिंग की जाएगी और 3 जगहों पर कल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम है। 4 घंटे तक लगभग प्रधानमंत्री काशी में मौजूद रहेंगे और सबसे पहले अक्षय पात्र योजना का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। फिर दूसरा कार्यक्रम रुद्राक्ष सेंटर में है। रुद्राक्ष सेंटर में वो शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे और तीसरा कार्यक्रम उनका सिगरा स्टेडियम में होगा। खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी कल बात करेंगे और तीनों जगहों पर जहां जहां मैं आपको बताया कि उनके कार्यक्रम है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो किले में तब्दील की जा रही है आज ही काशी। आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले कैसे तैयारियां हैं काशी में, क्या तैयारियां हैं और क्या विशेष है। और ये सब कुछ बताने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं। वीरेश, आप कहां पर हैं काशी में, क्या देख रहे हैं और आपके पीछे जो महिलाएं हैं ये कौन लोग हैं?
देखिए राजेंद्र, जब सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो ये इसी जगह पर पहुंचेंगे। केंद्रीकृत मध्याह्न भोजन रसोई की जो योजना है और अक्षय पात्र की ये जो योजना है, 1 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन कराने की, यहाँ पर सैकड़ों बच्चों के साथ प्रधानमंत्री बैठकर भोजन करेंगे। और ये जो चावल आप कैमरे में देख रहे हैं, ये रंगोली बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाएं हैं जो स्वागत गीत के साथ साथ रंगोली बनाने का काम है, नृत्य का काम है, और पूरा जो आयोजन है उसे सांस्कृतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री का स्वागत, वंदन, ये सारे लोग करेंगे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो उत्साह है, तैयारियां हैं, किस रूप में की जा रही हैं। नमस्कार, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग यहाँ 4-5 दिन से हैं। हमारे बीएसए सर हम लोग सुबह 7 बजे से और सर शाम तक लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग रंगोली बना रहे हैं। हमारे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के माननीय प्रधानमंत्री भोजन करेंगे और मशीन द्वारा ये भोजन बनाया जा रहा है, जो कंटेनर्स में हमारे स्कूल में पहुँचाया जाएगा 1 लाख बच्चों को गर्मा गर्म। तो ये पौष्टिक भोजन का सर यहाँ पे इनॉग्रेशन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा जो है वो किया जाएगा कल। रंगोली की भी तैयारी, अभी मैं देख रहा था कि आप चावल को रंग रही थी, बना रही थी और सजा भी रही थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं ये लोग लगे हुए हैं कलर करके, सारा कुछ तैयार करके, क्योंकि कल हम लोगों को 10 बजे तक सब कुछ तैयार यहाँ प्रिपेयर करके चले जाना है यहाँ से। तो इसीलिए हम लोग पहले से यहाँ ड्रॉ करके, स्केचिंग करके, इसलिए हम लोग सारे लोग पहले से यहाँ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, स्वागत, वंदन, गीत, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा? जी देखिए, पहले तो स्वागत गीत होगा, उसके बाद हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो नृत्य प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो है ये रंगोली का कार्यक्रम है जैसा कि चलेगा। बच्चे मध्याह्न भोजन और बच्चों के साथ बातचीत करेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों के साथ मातृशक्ति को बड़ा प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप लोगों से मिलते भी हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो लेकिन जिस तरीके आप तैयारियों में लगी हुई थी, मैं देख रहा था पिछले 1 घंटे से, ये जो उत्साह है, ये तैयारियां हैं, किस रूप में है, दर्शक देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग मिलके, जितने भी टीचर्स हैं वो सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें रंगोली बना रहे हैं, बच्चों का स्वागत गीत भी आप देख रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार हम लोग लगे हुए हैं और चावल से कलर हो रहा है और फूल से भी रंगोली बनेगी और बहुत भव्य तैयारी की योजना बन रही है सर यहाँ पर। प्रधानमंत्री से मिलने की उत्सुकता भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को उत्सुकता है, सबका बहुत मन है कि हम लोग मिल पाए और शायद ऐसा हो जाए। तो बहुत भोजन का भी मन कर रहा होगा प्रिंसिपल? नहीं, बच्चों के साथ भोजन करेंगे और बच्चों के लिए ही आ रहे हैं, बच्चों के लिए एमडीएम बन रहा है, तो बच्चों के साथ सब भोजन करेंगे। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चों के साथ सब भोजन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे पूरे बेसिक शिक्षा परिषद के लिए बहुत ही गर्व लग रहा है कि जिस तरीके से खूबसूरत आप लोग रंगोली की तैयारी कर रही हैं, फूल माला और गाजा बाजा और नृत्य और वंदन, ये सारी प्रस्तुतियां हैं, प्रधानमंत्री जरूर अवसर देंगे भोजन का। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि सर हमको भी अवसर दें साथ में भोजन करने का। देखिए हम लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि नहीं। वहाँ तक पहुँच जाए आपके माध्यम से हम लोग की बात वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छी रही है प्रधानमंत्री सर, ये हम लोग का सौभाग्य होगा कि अगर हम लोग को उनके साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। खाली उनसे मिलने का ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। हम लोग एक झलक देख ले, मिलना चाहते। झलक तो जरूर दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बड़े उत्साहित हैं और देख रहे हैं आप, इतनी गर्मी, इतनी कड़ी धूप के बावजूद हमारे बच्चे और टीचर्स में आप उत्साह देख सकते हैं। आपने देखा हमारे सहयोगी नीतीश भी हैं। नीतीश, ये जो तैयारियां हैं अक्सर ये होती रहती हैं, इसमें खास बात इस बार क्या दिखाई दे रही है? देखिए, इस बार खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, कहा जाता है, काशी में कहावत कही जाती है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसमें काशी का योगदान होगा और काशी कहीं ना कहीं राष्ट्र गुरु बनेगी। तो ऐसी स्थिति में इस बार यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। एक तरफ मध्याह्न भोजन जो योजना है उसे लेकर खास तौर पे जिस तरह से 1 लाख बच्चों को भोजन कराने की व्यवस्था होगी, 25,000 से ये शुरू होगा और सेवापुरी ब्लॉक चुना गया है। इसके साथ अब जब ये 1 लाख तक पहुँचेगा तो जिस तरह से मिड डे मील की समस्याएं आती थी सामने, अब वो समस्याएं दूर होती दिखाई देंगी। दूसरा, जब विश्वविद्यालय स्तर के जब सारे कुलपति यहाँ पहुँचेंगे, IIT के डायरेक्टर यहाँ पहुँचेंगे, नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श होगा, प्रधानमंत्री को वो सुनेंगे, तो आने वाले समय में शिक्षा की जो दिशा तय होगी, काशी जो कि कहा जाता है कि शिक्षाविदों की राजधानी है, यहाँ पर गुरुकुल की एक पद्धति कही जाती थी जो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही थी,
वो फिर से जिंदा होती दिखाई दे। सनातन वेद पाठी से लेके बौद्ध भिक्षु और शिक्षा सब कुछ है, शिक्षिकाएं भी हमारे साथ हैं और इनसे ज़रूर बात कर लेना चाहिए कि मैडम ये जो आपको ये तैयारी दिखाई पड़ रही है या आप लोग कोशिश कर रही हैं, ये जो स्वागत है और विश्व गुरु बनाने में काशी की अपनी भूमिका रही है, गुरुकुल की पद्धति वाराणसी में रही है, काशी में रही है और हम जगत गुरु माने जा रहे हैं, तो आप लोगों की शिक्षिकाओं का बड़ा स्वागत है। तो किस रूप में प्रधानमंत्री से मिलने की योजना, स्वागत, ये सारी तैयारियां दर्शक जानना चाहते हैं। सर, जैसे कि मोदी जी जो हैं वो हमारे काशी के सांसद भी हैं और एक अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं। उनके नेतृत्व में हमारा भारत पूरे विश्व में एक पहचान बना रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा भारत एक पहले जो गुरु था, विश्व गुरु, वो दोबारा उस पद पे पहुँचे हमारा भारत। और हम लोग मोदी जी के लिए जितना हम बनारसियों से बन पड़ सकता है, हम बेसिक विभाग वालों से मतलब हो सकता है, हम लोग अपना 100% से भी एबव देने को तैयार हैं। वो जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, हम बनारसी। आपने राजन सुना बनारसियों का, तो बनारसी तो है ही है, देखिए सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं बनारसी। तो राजेंद्र, आप भी बनारस बहुत आते हैं, हमारे बनारसी नीतीश पांडे भी हैं और ये जो बनारसीपन है नीतीश, जैसा मैडम बोलते बोलते बोल गई कि हम बनारसियों के द्वारा, ये बनारसीपन क्या है? देखिए, बनारसीपन फक्कड़ी अंदाज है, लेकिन बनारसीपन अगर बात करें तो गुरुकुल परंपरा को निभाने वाला भी है। यहाँ हर कोई गुरु तो कहता है, तो गुरु को आदमी एक सम्मान की दृष्टि से भी देखता है और दूसरा यहाँ के आत्मभाव की दृष्टि से भी देखता है। लेकिन आपको बता दूं मीरेश जी कि इस बार का जो दौरा खेल के लिए भी काशी जानी जाती है। कहा जाता है कि खेल का भी बड़ा केंद्र है और यहाँ पर भट्टी जैसे गांव जहाँ पर कुश्ती का एक केंद्र होता था, वो कहीं ना कहीं अछूता रह जाता था। प्रधानमंत्री जब सिगरा स्टेडियम में पहुँचेंगे, 20 से 25,000 लोगों को संबोधित करेंगे, कुछ खिलाड़ियों से पर्सनली बातचीत करेंगे और स्टेडियम के नवनिर्माण का जो तोहफा देंगे, उससे आने वाले समय में न सिर्फ काशी बल्कि पूर्वांचल की खेल प्रतिभा निखरती हुई नजर आएगी। पढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो काशी, खेलो काशी, यही नारा आने वाले समय में न सिर्फ काशी बल्कि पूरे प्रदेश को एक नया आयाम देने वाला है। मैडम क्या कह रही है? पढ़े काशी, बढ़े काशी। पढ़े काशी, बड़े काशी, बिल्कुल, बड़े भारत। भारत को लेके चलेंगे, पढ़े भारत, बड़े भारत। काशी से भारत की ओर, पढ़े काशी, बढ़े काशी, उसी से पढ़े भारत, बढ़े भारत। स्लोगन देखिए, मोदी जी को स्लोगन भी यहाँ से मिल गया, पढ़े भारत, बढ़े भारत, पढ़े काशी, बढ़े काशी। वाह, बहुत अद्भुत। आपने सुना, शिक्षिकाएं हैं गुरुकुल और साथ साथ गुरु पद्धति की हम बात कर रहे हैं, काशी और वाराणसी के बनारसीपन के और ठेठपन के। तो साथ ही साथ राजेंद्र, इस चावल जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रंगोली का जो इंतज़ार चल रहा है कि जैसे कल प्रधानमंत्री आएंगे ये रंगोली बनाई जाएगी, शिक्षिकाओं की एक लंबी कतार यहाँ लगा दी गई है जो बेसिक शिक्षा से संबंधित हैं और उत्साह है मिलने की और एक इनके अंदर चाह भी है कि भोजन मिल जाए, साथ में कर लें, प्रधानमंत्री से वार्ता कर लें, बैठ लें, बात कर ले। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। हमारा एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा है कि अभी तक बेसिक शिक्षा हमेशा बदनाम ही रहा है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। आज बदनामी की बात ना करिए, शुभ की बात करिए। हाँ जी, बताइए मैम। सर, हम सेवापुरी से बोल रहे हैं। जब से नीति आयोग ने सेवापुरी को लिया है, वो पूरे वर्ल्ड के उस पर छा गया है और हम लोग मोदी जी का इन 2 लाइनों से स्वागत करना चाहेंगे। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। वाह वाह वीरेश, इन्हीं बातों के साथ जो है ये जो बातचीत है उसको बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण मोड़ दिया है इन्होंने, ये बात कह के बनारस को डिफाइन करके। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका, नीतीश का भी और वहाँ पर मौजूद सभी शिक्षिकाओं का और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी महिलाओं का। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड कुछ दिनों पहले पेश किया था और अब योगी सरकार के सभी मंत्री अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं। सभी मंत्री अपने अपने विभाग की रिपोर्ट देंगे और आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने विभाग ग्राम्य विकास का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वहीं आज पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी 100 दिनों के अपने विभाग के रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करेंगे। तो अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं अलग अलग विभागों के मंत्री, क्योंकि विभागवार भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो हमने आपको बताया 100 दिनों का विभागीय रिपोर्ट कार्ड आज पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने ग्राम्य विकास विभाग का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। तो इस तरीके से ये मंत्रीगण अपने अपने विभाग का जो है वो 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड आज प्रस्तुत करेंगे। 100 दिन पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के और जब 100 दिन पूरे हुए तो 4 तारीख को
मुख्यमंत्री ने खुद तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी सरकार की उपलब्धियां 100 दिनों की क्या रही हैं और कैसे पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है जिस पर उनकी सरकार काम कर रही है। और अब देखिए उसी क्रम में दो और विभाग, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी जो पंचायती राज विभाग है उनके पास, इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड आज प्रस्तुत होगा। और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से और है इस वक्त हमारे पास। विधान परिषद के आज कुल 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनमें से 2 भाजपा के सदस्य विधान परिषद में दोबारा चुने गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी दोनों फिर से विधान परिषद के सदस्य चुने गए और ऐसे में 10 सदस्यों का कार्यकाल पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। 6 समाजवादी पार्टी के सदस्यों की सदस्यता भी आज खत्म हो जाएगी और ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के 3 और कांग्रेस के 1 विधान परिषद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस का कोई भी सदस्य विधान परिषद में नहीं होगा। अब विधान परिषद में बसपा के सदस्य संख्या भी 1 ही रह जाएगी। आपको बताते हैं कि विधान परिषद के किन सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के जगजीवन प्रसाद, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के ही बलराम यादव, समाजवादी पार्टी के कमलेश कुमार पाठक और इसी पार्टी के रणविजय सिंह, सपा से ही रामसुंदर दास निषाद और इसी दल से शत्रुघ्न प्रकाश। इसके अलावा ये लोग हैं जो जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं विधान परिषद से। शत्रुघ्न प्रकाश ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब आपको बसपा के बारे में बताते हैं। अतर सिंह राव, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे ही दिनेश चंद्रा, सुरेश कुमार कश्यप, इन सभी का बसपा के जो विधायक रहे इनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के दीपक सिंह का कार्यकाल भी आज समाप्त हो रहा है और विधान परिषद में आज से कांग्रेस की सदस्यता अब शून्य हो जाएगी। कोई रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का विधान परिषद में नहीं रहेगा। 89 तक जो पार्टी सत्ता में रही प्रमुख तौर पर, उसकी स्थिति आज की तारीख में यह कि अब उनका कोई भी सदस्य विधान परिषद का हिस्सा नहीं है। आज रिटायर हो रहे हैं, आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है दीपक सिंह का। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से। स्पीड पोस्ट से व्यापारी को धमकी मिलने की खबर है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि मरने के लिए हो जा तैयार और पत्र पर भेजने वाले का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज है। नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज है उस पत्र पर। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सदर पठान नाम के व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। लोनी बॉर्डर थाना इलाके की इंदिरापुरी कॉलोनी में रहते हैं व्यापारी देवेंद्र ढाका, जिनको पत्र लिखकर मारने की धमकी दी गई है। और अगली बड़ी खबर कानपुर से है। सिख विरोधी दंगे के मामले से जुड़ी है। एसआईटी ने शहर में 5 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। 3 आरोपियों को एसआईटी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। 2 केसेस से संबंधित आरोपियों की एसआईटी ने धरपकड़ की है। 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए और कानपुर में 127 सिखों की हत्या की गई थी। इसी मामले में एसआईटी का यह एक्शन, 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। और इधर झांसी में शराब तस्करी के तरीके को देखकर आप दंग रह जाएंगे, जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। यहां पर आबकारी विभाग और बबीना पुलिस ने पृथ्वीपुर के नया खेड़ा गांव में छापेमारी की तो हैंडपंप से शराब मिलने का खुलासा हुआ। तस्करों ने जमीन के अंदर सैकड़ों लीटर शराब छिपा रखी थी। इसके ऊपर हैंडपंप लगाकर शराब निकाली जाती थी। एक महिला पर शराब तस्करी का आरोप लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आप तस्वीरें, हैंडपंप से पानी नहीं शराब निकल रही है। ये देखिए आप कैसे देखने वालों को खींच लेगा। तो आप देखिए झांसी बुंदेलखंड का ये इलाका पीने के पानी के लिए तरसता है। हमने देखा है कितना संघर्ष करते हैं लोग यहाँ पर, और वहाँ पर उस इलाके में हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि शराब निकल रही है और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है शराब की तस्करी के आरोप में। तस्वीरें बबीना झांसी की। शराब हैंडपंप के तल में छिपा कर रखी गई। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर कानपुर से। नई सड़क हिंसा में आरोपी हाजी वसी का खुलासा। जी हां, चंदेश्वर हाता खाली कराने के लिए इस हिंसा की साजिश रची गई थी। बिल्डर वसी ने हयात जफर से 1 करोड़ रुपए में यह सौदा किया था। बिल्डर ने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात भी स्वीकारी। विवादित जमीनें खाली कराने के लिए करोड़ों कमाने की बात भी स्वीकारी है बिल्डर ने। हाजी वसी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चंदेश्वर हाता खाली कराने के लिए यह सारी साजिश रची गई। डील हुई यहाँ पर
और 10 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए हयात जफर को। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि नई सड़क स्थित चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। 3 बड़े नाम इस हिंसा से सामने आए, मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का, मुख्तार बाबा का और तीसरा हाजी वसी का। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वसी को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ करी, SIT ने पूछताछ करी, तो हाजी वसी ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हाजी वसी ने ये कबूलनामा किया है कि चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने की एक बड़ी साजिश थी और इसमें लाखों रुपए के लेन देन की बात भी निकल करके सामने आई है। चंद्रेश्वर हाथा नई सड़क पर स्थित है और एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ पर रहते हैं और इसके आगे की अगर तस्वीर दिखाएं आपको तो दूसरे संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बड़ी साजिशें पिछले कई वर्षों में यहाँ पर देखने को मिली, सामने आई और उसके बाद एक बड़ी साजिश एक बार फिर से रची गई ताकि चंद्रेश्वर हाथे को कब्जा लिया जाए। बिल्डर लॉबी लगी हुई थी, ये सूचना निकल करके सामने आई है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने के लिए एक बड़ी साजिश, सुनियोजित साजिश रची गई। जुमे के दिन को चुना गया और जुमे की नमाज के बाद भीड़ में शामिल अपराधी तत्व, जो लोकल स्थानीय गैंगस्टर हैं, स्ट्रीट शीटर हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भीड़ में शामिल हुए और उसके बाद पथराव कर दिया, फायरिंग करी और बमबाजी भी की गई। चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने की एक बड़ी सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ है। SIT जांच में और SIT और अब ग्रिल करने में लगी हुई है कि और कौन कौन से ऐसे राजदार हैं या राज हैं जिनको जानना अभी बेहद इस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। तो देखा आपने हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट में सारी बातें हमने आपके सामने पेश की, सारे प्रकरण से जुड़ी हुई, इस साजिश से जुड़ी हुई। बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद पता चला है कि यह साजिश थी चंद्रेश्वर हाथे को खाली कराने की, उस पर कब्जा करने की और 1 करोड़ में डील हुई हयात जफर के साथ और 10 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी ये एक और बड़ी अपडेट ABP गंगा आपको दे रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट कि किस तरीके की साजिश थी और क्या करना चाहते थे साजिशकर्ता। 10 लाख रुपए बिल्डर ने एडवांस देने की बात भी स्वीकारी। सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड सरकार के विभागों द्वारा आज प्रस्तुत किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनते हैं सीधा। निर्देशानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में इसके हिसाब से 6000 होने चाहिए, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य दिखने लायक हो जाए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से जैसे खेलो इंडिया जीतो इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भारत तब आगे बढ़ेगा जब यूपी उस दृष्टि से योगदान करेगा। इस दृष्टि से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2600 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा था और 3251 खेल मैदान पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, जिन्हें महिला मेड का नाम दिया गया। महिला मेड के रूप में जो सामान्य श्रमिक को 213 रुपये मजदूरी मिलती है, महिला मेड को 280 रुपये यह राशि प्रदान करने का काम किया जाता है और उत्तर प्रदेश में 15,000 महिला मेठों के नियोजन का एक जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 15,169 की संख्या में महिला मेठों को मनरेगा में नियोजित कर दिया गया है। अब वो महिला मेड के रूप में अपनी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ काम को संचालित करने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे कल आपने देखा वन महोत्सव के अवसर पर
25 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हुआ है। और यह वृक्ष लगाने का काम इसलिए हुआ है कि वृक्षों के रोपण के बाद जब उनकी रक्षा होती, वो बड़े होते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया, इसलिए हम आप सब एक अच्छा जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। उस समय की आबादी कम रही होगी, वृक्ष अधिक रहे, जल अधिक रहे, उपलब्ध रहा, लेकिन आज इस दिशा में हमें बहुत सबको मिलकर के काम करना है। और इसके क्रम में मनरेगा के माध्यम से ही हाईटेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 129 जो और हाईटेक नर्सरियां, उनका स्थान का चयन कर लिया गया। एक बात और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कहीं कोई ऐसा ध्यान में आए आपको कि आप हमको अवगत करा सकें, तो मैं आप सबको भी, क्योंकि हम सब प्रदेश के वासी हैं, हम चाहे राजनीति के अंदर हों, चाहे समाज के अंदर हों, चाहे पत्रकारिता कोई भी जीवन हो, तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।